जी बेटा, आज हमारा लेक्चर 1 है बैकएंड से रेलिवेंट। ठीक हो गया। आप मर्न स्टैक का पार्ट हैं। मर्न स्टैक के अंदर आपको कुछ मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा और उस ओवरव्यू के बाद हम आज अपने आज के एजेंडा की तरफ जाएंगे। मर्न स्टैक के अंदर आपको तमाम टेक्नोलॉजीज़ का आइडिया है कि जिसके अंदर एम आपका मोंगो डीबी के लिए है। ठीक है जी। उसके बाद ई जो है वो आपका एक्सप्रेस सर्वर के लिए है। एक्सप्रेस सर्वर हम लिखा करते हैं। उसके बाद आर जो है वो आपका रिएक्ट के लिए है और एन जो है वो नोड जेएस के लिए है। ठीक है। ये कुछ टेक्नोलॉजीज, ये कुछ लाइब्रेरीज, ये कुछ इसका ओवरव्यू है जो चीज़ें आप मंड स्टैक के अंदर सीख रहे होते हो। इसके मॉड्यूल 1 के अंदर आपने जावास्क्रिप्ट सीखी, जिसके ऊपर ये पूरे का पूरा स्टैक रिलाय कर रहा होता है। ठीक है। मॉड्यूल 2 के अंदर आपने रिएक्ट सीखा। ठीक है। और अब हमारे पास इस वक्त आप मॉड्यूल 3 के लिए बैठे हैं। ठीक है। मॉड्यूल 3 के अंदर हमने मैं इनको हाईलाइट भी कर देता हूँ। हमने नोड जेएस, एक्सप्रेस सर्वर और मोंगो डीबी के ऊपर बात करनी है। ठीक है। हमारे पास नोड जेएस, एक्सप्रेस सर्वर और मोंगो डीबी जो है वो हमारा थर्ड मॉड्यूल होगा। इसके अंदर हमने क्या कुछ पढ़ना है उसके ऊपर कुछ थोड़ी सी बात करते हैं। हम इसके अंदर रेस्ट एपीआई डेवलप कर रहे होंगे। ठीक है। हम मोंगो डीबी यूज़ कर रहे होंगे और इसी के साथ फर्दर हम अपनी सर्वर, ये हमारी सर्वर साइड की एप्लीकेशन होगी। अभी मैं इसके ऊपर आता हूँ कि क्या है वो सर्वर। इनफैक्ट मैं इसको कहता हूँ जी एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, हम ये देख रहे होंगे। हम इसके साथ कुछ एपीआई जो है वो उनकी हम इंटीग्रेशन कर रहे होंगे। कुछ एपीआईज जो हैं हम वो इंटीग्रेट कर रहे होंगे। तो मेरे इस मॉड्यूल 3 के अंदर मेजर, यानी कि अगर टॉप टायर लेवल के ऊपर मैं देखूं, यानी सरफेस लेवल के ऊपर, तो ये 4 मेजर काम हम करेंगे। रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट, देन मोंगो डेटाबेस और एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट और एपीआई इंटीग्रेशंस। ठीक है। मैं कुछ इसका ऑर्डर यूँ कर लेता हूँ कि पहले मैं मोंगो डेटाबेस के ऊपर बात करूँगा, फिर रेस्ट एपीआई डेवलप करना सीखेंगे, देन हम उसके ऊपर एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट देखेंगे और फिर एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, इस फाइल को मैं सेव भी कर लेता हूँ। लेट इसको हम कह देते हैं जी एन एक्स बी बैक एंड मॉड्यूल 3 और ये है जी आज हमारा 7/11/2023। ये मेरी एक हैंडआउट्स नोट्स की फाइल एज इट इज़ यही चल रही होगी। मैं जो भी मुझे चीज़ें एक्सप्लेन करना होंगी वो मैं इसके अंदर कर रहा हूँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सर ठीक ये हो गया। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। बेटा, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। आपको आपकी मेरी आप सबसे गुजारिश होगी कि आपका फोकस इमीडिएट लर्निंग के ऊपर होना चाहिए। ऑल दो इंशाल्लाह आपको लेक्चर रिकॉर्डेड भी मिलेगा। ठीक है। और अगर समटाइम्स कभी रिकॉर्डिंग मिस हो जाए तो मैं कोशिश करता हूँ कि बैकअप के ऊपर खुद से रिकॉर्ड करके भी प्रोवाइड कर देता हूँ, और इनफैक्ट खुद से सेपरेट भी, और अगर कहीं ज़रूरत पड़े वो हम लेक्चर रिपीट भी कर लिया करते हैं। ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, मॉड्यूल 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी एक जर्नल बात करना चाहूँगा एप्लीकेशंस के हवाले से। आपने स्टार्ट में देखा होगा कि ये जो हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, हम इसे दो पोर्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं। कोई मुझे बताएगा वो दो पोर्शंस क्या होते हैं? जी।
सर फ्रंट एंड और बैक एंड जिससे हम बात करें, दो पोर्शन हो गए। एग्जैक्टली हम इसको कहते हैं जी फ्रंट एंड एप्लीकेशन, फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं उसको दो पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर देते हैं अपनी एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन को। जो भी मेरी वेब एप्लीकेशन होगी वो दो चीज़ों के अंदर डिवाइडेड होगी। एक आपका फ्रंट एंड होगा और एक आपका क्या होगा, बैक एंड एप्लीकेशन होगी। ठीक है, अभी तक जो आप बात कर रहे थे वो आप फ्रंट एंड के ऊपर बात कर रहे थे, अभी जो रिएक्ट थी वो आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर बात की। आपने अब हम जो मॉड्यूल 3 स्टार्ट करेंगे वो इनफैक्ट हमारा बैकएंड से स्टार्ट होगा। इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद एक्सपैंड कर देता हूँ, थोड़ा सा मज़ीद अच्छे से हम इलेबोरेट कर देते हैं। ये जो फ्रंट एंड है इसको नॉर्मली हम क्लाइंट साइड बोला करते हैं कि ये मेरी क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है। जो मेरे पास बैकएंड होता है इसको हम बोलते हैं ये मेरे पास सर्वर साइड एप्लीकेशन है, यानी ये सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होती है। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो आपका क्लाइंट और सर्वर है इनकी कम्युनिकेशन हो रही होती है। इनकी कम्युनिकेशन कैसे होती है, नॉर्मली आपके क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाती है आपके सर्वर को। ठीक है, इस सर्वर से आपका रिस्पांस जनरेट होता है। ठीक है, इसको मैं कुछ यूं लिख लेता हूँ, लेट्स से ये देखिए। ठीक है, कि आपकी क्लाइंट से रिक्वेस्ट जनरेट होगी, वो सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर उसको एग्जीक्यूट करता है और रिस्पांस उसका थ्रो कर रहा होता है क्लाइंट को। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए जी। हाँ जी। नहीं सर। ओके, इमेजिन कीजिए इसकी अगर मैं छोटी सी एग्जांपल की बात करूं तो ये मेरा जो क्लाइंट है ये मेरी कोई ना कोई वेब एप्लीकेशन, कोई ना कोई ब्राउज़र साइट हो सकती है, कोई ना कोई मोबाइल ऐप हो सकती है जहां से आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। ठीक है, और वो रिक्वेस्ट जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे अभी हम बात करेंगे कि वो रिक्वेस्ट किस टाइप की होती है। वो नॉर्मली HTTP रिक्वेस्ट होती है। वो रिक्वेस्ट क्या होती है HTTP। जी, वो मेरी HTTP रिक्वेस्ट होती है। इसी तरह से मेरे पास जो रिस्पांस आ रहा होगा वो भी मेरा HTTP रिस्पांस के ऊपर यानी HTTP रिस्पांस आ रहा होगा। वो कैसे है, देखिए ब्राउज़र के ऊपर जो भी कम्युनिकेशन होती है, ब्राउज़र के ऊपर हमारी जो वेब एप्लीकेशंस हैं वो क्या करती हैं, ब्राउज़र के ऊपर चल रही होती हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे तो इसके शुरू में आपके पास नॉर्मली जो भी लिखा होता है, ये देखो HTTPS लिखा हुआ है, एस यहाँ पे सिक्योर के लिए लिखा होता है। ठीक है, तो ये जो आपकी रिक्वेस्ट या रिस्पांस है ये इनफैक्ट आपके HTTP हम इसको बोलते हैं HTTP, या कह लो कि HTTPS जो है प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल के तहत ये आपकी कम्युनिकेशन हो रही है। कम्युनिकेशन मीन्स आप क्लाइंट से रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो सर्वर को, सर्वर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूट करने के बाद रिस्पॉन्स वो वापस क्लाइंट को सेंड कर देता है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे ये जो मेरी सर्वर साइड की एप्लीकेशन होती है, इस सर्वर साइड की एप्लीकेशन को भी हम मजीद बाइफरकेट करते हैं। अच्छा, अगर मैं अपने मन स्टैक के ऊपर बात करूं, मन स्टैक के अंदर ये जो मेरी क्लाइंट साइड है ये मेरी रिएक्ट की एप्लीकेशन होती है। ये मेरी क्या है जी, रिएक्ट की एप्लीकेशन क्या है, मेरी क्लाइंट साइड की है। और यहाँ पे जो मैं अपना एक्सप्रेस सर्वर लिखूंगा, ये एक्सप्रेस सर्वर की मेरी एप्लीकेशन क्या होगी, बैकएंड की होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन जी। क्लियर है सर। सर क्लियर है यहाँ ओके तक। ओके, ये पूरे का पूरा ये जो मेरा क्लाइंट सर्वर, इसको हम क्लाइंट सर्वर मॉडल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है जी, कि आपकी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई और सर्वर ने एग्जीक्यूट की, और सर्वर ने एग्जीक्यूट करने के बाद उसका रिस्पॉन्स थ्रो कर दिया। इसको हम क्लाइंट सर्वर मॉडल का नाम देते हैं। एक बात, दूसरी बात यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, हम चूंकि अभी मन स्टैक की बात कर रहे हैं तो मन स्टैक के अंदर यहाँ तक आपके क्लाइंट और एक्सप्रेस सर्वर
इस पूरे को रन करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, नोड जेएस चाहिए। यानी कि अगर आपको एक्सप्रेस सर्वर लिखना है तो भी आपको नोड जेएस चाहिए, रिएक्ट एप्लीकेशन जब लिख रहे थे तब भी आप नोड जेएस यूज़ कर रहे थे। ये आपको ऑलरेडी पता है कि नोड जेएस आपका एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जो जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के बगैर एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? हाँ जी जी सर, क्लियर हो गया। ओके। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात, ये जो आपका बैकएंड है, ये जो आपका सर्वर है, इस सर्वर की मैं थोड़ी सी मज़ीद बात कर लेता हूँ। ये जो अभी मैं बैकएंड का जो सर्वर के ऊपर बात कर रहा हूँ, सर्वर इनफैक्ट मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे मेरे पास वेब सर्वर होते हैं, मेरे पास डेटाबेस सर्वर है, मेरे पास फाइल सर्वर्स होते हैं, मेरे पास ईमेल सर्वर्स हैं, ठीक है, और भी मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के सर्वर्स हो सकते हैं। सो मेक श्योर कि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो कि सर्वर सिर्फ एक नहीं होगा, देयर कुड बी लॉट ऑफ, यहाँ पे और भी कई सर्वर्स हो सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये सर्वर साइड था या बैकएंड सिर्फ एक था, अब मैं इसको कहूँगा कि ये मेरा स्पेसिफिकली सिर्फ एक क्या है, वेब सर्वर है। ठीक है, वेब सर्वर क्या होगा, जिसके ऊपर मेरी एक्सप्रेस सर्वर यानी मेरी एक्सप्रेस सर्वर चल रहा होगा। मेरी ये आगे चल के हम बात करेंगे कि ये जो मेरी एपीआई है वो दरअसल इस सर्वर के ऊपर लिखी जाती है, इस सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट की जाती है। ये कोई भी मेरी एप्लीकेशन हो, जैसे आप अभी ई कॉमर्स साइट की बात कर लो, कोई सोशल मीडिया की साइट की बात कर लो, वो उसका जो बैकएंड है वो तो आपका सर्वर कहलाता है, लेकिन जो उसका डाटा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी डेटाबेस सर्वर पर अपलोडेड होता है, किसी ना किसी डेटाबेस पे अपलोडेड होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम इसको मज़ीद एक्सपैंड करेंगे। मज़ीद कैसे एक्सपैंड करेंगे जी, कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वेब सर्वर नहीं, बल्कि हमारे पास क्या है, एक और सर्वर है जिसको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस सर्वर बोलते हैं। एक हमें नई चीज़ भी पढ़ने की ज़रूरत होती है, वो डेटाबेस सर्वर है। ठीक है, अब डेटाबेस सर्वर ये इतनी इम्पोर्टेंट डायग्राम है कि ये आपके आखिरी लेक्चर तक चल रही होगी, इसलिए आज इसे तवज्जो से सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे मेरे पास एक और सर्वर होगा। इस सर्वर को हम क्या बोलते हैं जी, ये मेरा डेटाबेस सर्वर है। इसको हम क्या कह रहे हैं जी, ये मेरा एक डेटाबेस का सर्वर है। इसके ऊपर क्या बनाई जाती है, मेरे पास डेटाबेसेस बनाई जाएंगी। ठीक है, इसके लिए सिंबॉलिकली कुछ हम इस तरह की डायग्राम यूज करते हैं डेटाबेस सर्वर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, इसको हम ग्रुप कर देते हैं और जी ठीक है जी। अब ये जो है ये मेरा क्या है जी, डेटाबेस सर्वर है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ डीबी सर्वर। अब इस डायग्राम बनाने का मकसद बहुत अहम है, ये आपने समझना है। देखो जी, तुम आप लोग सुन रहे हैं? जी सर। हाँ जी बेटा, देखिए यहाँ से क्लाइंट से रिक्वेस्ट जनरेट हुई, सर्वर आपका नॉर्मली वेब सर्वर होता है, वेब सर्वर ने वो एग्जीक्यूट की और उसने रिस्पॉन्स आपको रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर उसके अंदर कोई डाटा की बात होगी, डाटा मैनिपुलेशन की बात होगी, आप डाटा क्रिएट कर रहे हो, डाटा अपडेट कर रहे हो, कोई डाटा फेच कर रहे हो, वो इनफैक्ट डाटा आपका डाटाबेस पे अपलोड होता है। डाटाबेसेस को हैंडल करने के लिए कोई ना कोई आपका डाटाबेस का सर्वर यूज़ होता है। अब यहाँ पे आप अंदाज़ा कर सकते हो कि जो आपका क्लाइंट है वो हमेशा वेब सर्वर्स के साथ कनेक्ट हो रहा होता है, वो वेब सर्वर के साथ अपनी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल चल रहा होता है। आपकी क्लाइंट साइड कभी भी डेटाबेस के साथ मैनिपुलेट नहीं की जाती, वो कभी भी क्लाइंट की एप्लीकेशन कभी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं होती, यानी क्लाइंट से रिक्वेस्ट डेटाबेस सर्वर को डायरेक्ट नहीं जाती।
ठीक है। हमारा जो पहला कंसर्न होगा, यहाँ पे भी मैंने लिखा था कि मॉड्यूल 3 के अंदर जो हम पहली चीज़ पढ़ेंगे वो मोंगो डीबी है। मोंगो डेटाबेस इनफैक्ट एक डेटाबेस है जिसके अंदर आपने एक्चुअल में डाटा स्टोर करना है। ठीक है जी, हाँ जी, मोंगो डीबी। मोंगो डीबी आज हम अपने इस पहले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि मोंगो डीबी क्या है। हमारे पास एक डेटाबेस है, ठीक है। ये डेटाबेस किसके लिए यूज़ होगी? टू स्टोर डाटा, ठीक है। जब आप रिएक्ट के ऊपर बात कर रहे थे तो आपने एप्लीकेशन के ऊपर बात की थी, ठीक है। आपने एप्लीकेशन डिज़ाइन की बात की थी। अब आपने वो जो अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन बना ली है उसका डाटा जो कहाँ स्टोर होगा, ये इनफैक्ट डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा। इमेजिन कीजिए जैसे अभी आपने ई कॉमर्स साइट मुझे दिखाई तो उसके अंदर प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर कैटेगरीज हैं, उसके अंदर कल को आगे जाके यूज़र्स की रजिस्ट्रेशन होगी, यूज़र्स के रिव्यूज़ होंगे, जो कुछ भी डिटेल होगी वो कहाँ जाएगी? डेटाबेस के ऊपर स्टोर होगी। आप कहाँ से फैच कर रहे होंगे? डेटाबेस से। कहीं पे अपडेट करना है, कहाँ अपडेट कर रहे हैं? डेटाबेस पे। उसके अंदर कोई नया रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं, वो कहाँ ऐड करेंगे? आप डेटाबेस के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है जी। आप डेटाबेस के अंदर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली मोंगो डेटाबेस पढ़ रहे होते हैं। मोंगो डेटाबेस नो सीक्वल डेटाबेस कहलाती है। नो सीक्वल डेटाबेस का मतलब ये होता है इसके अंदर क्यूरीज नहीं है। क्यूरीज क्या होती हैं यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देयर आर नो क्यूरीज। बस मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ नो क्यूरीज। जिन लोगों ने डेटाबेसेस पहले से पढ़ी ही हुई हैं उनको पता है कि डेटाबेस को हैंडल करने के लिए पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, पर्टिकुलर कमांड्स हैं, ठीक है। वो कमांड्स, वो क्यूरीज यूज होती हैं डेटाबेस को हैंडल करने के लिए। हमारी ये जो मोंगो डेटाबेस है, इस डेटाबेस के अंदर वो कमांड, वो क्यूरी नहीं होती। ये क्या यूज करता है? ये फंक्शंस यूज करता है। ये क्या यूज करता है जी? फंक्शंस या मेथड्स यूज करता है उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, ये इसका ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस होती है, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। क्यों? इसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? जो मोंगो डेटाबेस है, इसके अलावा जो डेटाबेसेस हैं मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता हो। माई सीक्वल, एम एस, यानी एम एस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। आप ओरेकल, ठीक है जी। इनफैक्ट आप पोस्ट ग्रेस, ठीक है। ये भी डिफरेंट डेटाबेसेस हैं ये, लेकिन ये सारी की सारी हम इनको कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस, या इनको बोलते हैं हम सीक्वल बेस्ड सीक्वल डेटाबेसेस, ठीक है जी। ये एक अलग कैटेगरी की डेटाबेसेस है, ठीक है, जबकि मोंगो डेटाबेस एक अलग कैटेगरी की डेटाबेस है, ठीक है। इसके अंदर आपके इसको इसको मैं लिखते ही नो सीक्वल डेटाबेस है, ठीक हो गया। हाँ जी, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? जी सर अगर ये एसक्यूएल की जो क्वेरीज हम लिखते हैं ना, अगर ये जी एसक्यूएल को सपोर्ट नहीं करते तो हम डेटाबेस से फंक्शन के थ्रू यानी जी, जावास्क्रिप्ट या इसके लिए स्पेशल एग्जैक्टली। लैंग्वेज की जरूरत होती है जावास्क्रिप्ट मैं आपके बताता हूँ जी। लेवल में। जी सर। जी बात कर लीजिए आप, मैं सुन रहा हूँ बात। जी सर। और जिस तरह हम बाकी जिस तरह जावा के लिए हम हाइबरनेट इस्तेमाल करते थे या हम्म लिंक इस्तेमाल होती है LINQ, इस टाइप हम्म। की एक अदर लैंग्वेज होगी या सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही होगी इससे? इसके अंदर प्लेन जावास्क्रिप्ट नहीं है। जिससे अभी आप बात कर रहे थे कि आपके पास, अभी हम आगे चल के इसके अंदर बात करेंगे। हम यहाँ पे स्पेशली ODM बोलते हैं। इनफैक्ट ये अभी ODM इसको मैं नहीं लिख रहा है, इसके ऊपर मैं अभी बात करूंगा डिटेल के अंदर। मैंने बात करने के ये डेटाबेस होती क्या है, कैसे बनती है और कैसे स्टोर होता है, डाटा कैसे रिट्रीव होता है, इसके ऊपर कंप्लीट हमारा सेशन है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको यूं बता देता हूं कि इसके अंदर जो है ये जो फंक्शंस या जो मेथड्स हैं इन्हीं को मैं ODM कह रहा हूं, ठीक है। यूजिंग ODM क्या है, इसकी डिटेल की तरफ अभी हम आ जाएंगे। ये स्पेसिफिकली मोंगो डेटाबेस के अंदर ऐसे फंक्शन दिए हुए हैं
जिस आपने वो एक फंक्शन कॉल करना है, वो आपको डाटा सारा का सारा रिट्रीव करके दे देगा। आपको डाटा इंसर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, सारा का सारा जो है वो एक फंक्शन कॉल करेंगे, डाटा इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्यूरीज वो हम सीक्वल बेस्ड क्यूरीज जितनी भी होती थी वो हमें इसके अंदर मोंगो डेटाबेस में यूज नहीं करते थे। ये फुल फ्लेज डेटाबेस है, इसके अंदर तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स मैनेज किए जाते हैं और आगे फर्दर सारी की सारी डिटेल्स इसके अंदर आएंगी। ठीक है सर ये अनस्ट्रक्चर्ड जो आपने लिखा था, अगर हम जी बात करेंगे डेटाबेस की, जिस तरह आपने जी डेफिनेशन पढ़ा हुआ है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, जी। उसमें तो लिखा होता है कि जो स्ट्रक्चर डेटा होता है उसी को ही डेटाबेस कहते हैं। तो फिर हम इस मोंगो डीबी क्यों कहते हैं ना इसको, ना ये भी एक क्यों सवाल कहते है। हैं? जब आप बात करें अ, अनस्ट्रक्चर की, जो जी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो यूनिवर्सिटी या स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं ना, जी उसमें तो जी लिखे होते हैं कि टेबल फॉर्मेट में होगी, जहां पर रो होगी, कॉलम होगी। जी। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड, अगर आप एक्सप्लेन करोगे मैं इससे बता क्या मैं मतलब है? श्योर श्योर मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए। वो आपको कंप्लीट नहीं पढ़ाया जाता, वो आपको सिर्फ उसका एक बेसिक पार्ट कह लीजिए पढ़ाया जाता है, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ, मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस पढ़ा करते हो। अच्छा, इसको अनस्ट्रक्चर्ड की बजाय इसको इनफैक्ट मैं भी इसकी डिटेल की तरफ आता हूँ कि अनस्ट्रक्चर्ड से यहाँ पे क्या मुराद है। वहाँ पे ना आप सिर्फ और सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस पढ़ते हो, जो सीक्वल बेस यानी जिनका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, वहाँ पे इमेजिन मैं अभी यहाँ पे बनाता हूँ, लेट से आप एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे आप प्रोडक्ट का डाटा स्टोर करने के लिए आप कुछ इस टाइप का क्या करते हो, टेबल बनाते हो। ठीक है, हम कहते हैं जी हम उसको टेबल बना रहे हैं, और उसके अंदर आप उसके फील्ड बनाते हो, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, लेट्स से जी प्रोडक्ट प्राइस, और इस तरह से आप सारे के सारे आपने फील्ड उसके अंदर डिफाइन कर दिए। उसके अंदर जो भी फील्ड्स रिक्वायर होंगे, ये आगे ढेर सारे फील्ड्स हैं। वंस यू हैव डिफाइंड अ स्ट्रक्चर, ठीक है, आपने आपके जितने भी रिकॉर्ड्स इंसर्ट करेंगे उसमें हर आपके रिकॉर्ड का वही स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, अगर हो सकता है कि आपने अगर वैल्यू पास नहीं की तो भी उसके अंदर वो कॉलम वो फीचर वैसे ही रहेगा। ये होता है आपकी प्योर स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस का, जैसे रिलेशनल डेटाबेस है। ठीक है, अब उसके अंदर क्या है कि आपने लेट्स से कि मैं अगर बात करूँ, ये प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए वहां पे टेबल बनाते हो। ठीक है, टेबल बनाने के लिए आपने ये फीचर्स ले लिए, ये आपके डिफरेंट कॉलम्स हैं, ये आपने सारे बना दिए। अब आपने एक रिकॉर्ड ऐड किया, लेट्स से जी इसकी कोई आईडी समथिंग दिस वन। अभी आप उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू एयरपॉड्स या दो वैल्यूज आप देना चाह रहे हो, लेट्स से कि जी ये दो आपने प्राइस दो वैल्यूज दे दी। इसके बाकी जितने भी फीचर्स है, कॉलम जो भी वैल्यूज है, लेट्स से मैं इनके अंदर जस्ट डॉट डॉट लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि इनका कोई ना कोई नाम है, ये कोई ना कोई आगे फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपने अगर इनकी वैल्यू नहीं दी तब भी ये कॉलम उसके साथ एसोसिएटेड रहेंगे, ये उसका फिक्स्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, मोंगो डेटाबेस की पहली जो ब्यूटी है, जो खास बात है, वो ये है कि वो इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि आपने जो नया रिकॉर्ड ऐड किया है उसके अंदर ये सारे कॉलम हो सकता है उसके अंदर सिर्फ ये दो ही फील्ड हो सकता है उसके अंदर सिर्फ तीन ही फील्ड्स हों। फ्लेक्सिबिलिटी है मोंगो डेटाबेस के अंदर कि डिपेंडिंग अपॉन द डाटा, जितना डाटा आया है उस लिहाज से उसका स्ट्रक्चर, उसके फीचर्स रहेंगे। एक तो ये बात, यहाँ तक कोई डाउट कोई कंफ्यूजन? जी नहीं सर, यहाँ तक नहीं है सर। और ओके। सर ये ओडीएम और ओआरएम दोनों सेम ही है या डिफरेंट है सर? मैं दे आपसे आर दे आर डिफरेंट वंस, दे आर द डिफरेंट वन। ओडीएम और ओआरएम दूसरा के ऊपर हम बात लुकेंट करेंगे। है या कोई दूसरा है ना? हम तो बात ठीक है करेंगे, सर। ठीक है, उसके ऊपर हम ठीक है, बात थैंक करेंगे। यू सर। अच्छा ओके, यहाँ पे अच्छा सबसे पहले तो हम इसके ऊपर ना हम पहले ना इनफैक्ट हम देख लेते हैं कि मोंगो डेटाबेस हम बनाएंगे कैसे, कहाँ पे बनाएंगे, क्या डिटेल्स है, थोड़ा सा उसके ऊपर बात करके फिर इसके सारे सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट की तरफ आएंगे ताकि ये आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग बन जाए। ठीक हो गया? बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करना है जी, आपने इंटरनेट यहाँ पे आप जाएंगे mongodb.com, मोंगो डेटाबेस की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट mongodb.com। ठीक है जी,
यहाँ पे आप चले जाओगे, ठीक है। ये आपकी जो भी डेटाबेसेस हम अभी इसके ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर हमें पता चल जाएगा। टैगलाइन में देख सकते हो, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस, ठीक है। जो यूँ समझ लें कि इट्स सम काइंड ऑफ न्यू डेवलपमेंट, ठीक है। और बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही यूज़ केस। देखिए ये जावास्क्रिप्ट की ब्यूटी है, जावास्क्रिप्ट की यूटिलाइजेशन है, जिसकी वजह से मोंगो डेटाबेस बनाई गई, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर लर्निंग मिलेगी, आगे चल के हम इसको देखेंगे। बहरहाल सबसे पहले क्या करना है जी, आपने इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए, चूंकि मेरा इसके ऊपर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं इसीलिए यहाँ पे एक टेम्परेरी ईमेल यूज़ कर लूँगा, ठीक है। उस टेम्परेरी ईमेल को मैं यूज़ करूँगा अकाउंट बनाने के लिए। आप लोग टेम्परेरी ईमेल यूज़ नहीं करेंगे, आप अपना एक्चुअल ईमेल यूज़ करेंगे। लाइक आप जैसे गूगल पे यूज़ करते हो या माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल यूज़ करते हो, वो ईमेल यूज़ करते हुए आप काम करेंगे, ठीक है जी। मैं यहाँ पे नेम सेट कर रहा हूँ। लेट्स से मैं रखता हूँ जी, मैं इसको यहाँ पे बहुत ही कॉमनली मैं नेम यूज़ करता हूँ, पीटर पार्कर। ओके, कंपनी ऑप्शनल है, ईमेल मैंडेटरी है, मैंने ईमेल बता दी। और यहाँ पे मुझे पासवर्ड सेट करना है, डीजे मैंने पासवर्ड सेट कर दिया। आई एग्री विद द टर्म्स एंड पॉलिसी। ओके, अकाउंट क्रिएट करते हैं। तमाम लोगों ने इस तरह से आना है जी, अपने अकाउंट क्रिएट करना है। ओके जी, लेट्स से मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ इनफैक्ट। लीजिए, इन्होंने ये कह रहे हैं कि जी हमने आपको एक ईमेल सेंड किया है, आप अपना ईमेल पहले वेरीफाई कीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास ईमेल आ गया और इस तरह का कोई ईमेल आपको मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लेंगे। मैं इसको इधर ही वेरीफाई कर रहा हूँ। लीजिए, ये मेरा अकाउंट ईमेल मेरा वेरीफाई हो गया। कंटिन्यू करते हैं जी, प्लीज़ आप बात कर सकते हैं। सर ये नो क्यूरीज कैसे है? अभी अभी आपको आपके इस क्वेश्चन का अभी आंसर आपको मिल जाएगा। सिर्फ 2 से 4 मिनट वेट कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर इनफैक्ट हम क्यूरीज अप्लाई नहीं करते, इसके अंदर क्यूरीज नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती, उसके पीछे क्या साइंस है और कैसे होता है वो देख लेते हैं। लीजिए, ये आपसे कुछ बेसिक चीज़ें मार्केटिंग पर्पज़ के लिए पूछ रहा होगा। इनका ऐसा आगे ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो वो कहता है जी हम क्या करना चाह रहे हैं, आप ये आपका प्राइमरी गोल क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ जी, लेट्स से जी माइग्रेट फ्रॉम रिलेशनल डेटाबेस या लर्न मोंगोडीबी, जो भी आपको सूट करे आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। ये जस्ट आपके वो अपनी मार्केटिंग पर्पज़ के लिए बेहतर बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लेट्स से मैं ये कह देता हूँ जी, मोर देन अ ईयर मुझे हो गया है। ओके जी, उसके बाद वो लैंग्वेजेस पूछ रहा है कि आप नॉर्मली मोंगो डेटाबेस के साथ कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे। व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यू प्राइमरली बिल्डिंग ऑन मोंगो डीबी विद, ठीक है। ये देखो इतनी सारी लैंग्वेजेस की सपोर्ट है मोंगो डेटाबेस के साथ, सी शार्प, C++, गो, जावा, मतलब मल्टी मोर, मेनी मोर। तो मैंने यहाँ से नोड जे सिलेक्ट कर लिया। वो कहता है व्हाट काइंड ऑफ डाटा विल यू प्रेफर टू यूज़, किस कैटेगरी का डाटा होगा, कोई कस्टमर का, कैटलॉग का, लोकेशन का, सेल्स का, कुछ क्या किस टाइप की। लेट्स से मैं अदर कर देता हूँ, ठीक हो गया। ओके जी, लेटर ऑन ये ऑप्शनल है। उसके बाद अगेन उसका विल योर एप्लीकेशन इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल पैटर्न, क्या इनमें से कोई चीज़ आप यूज़ करने जा रहे हो, ठीक है। हम बताते हैं हम मोबाइल यूज़ करेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूटेड ऐप तो नहीं फिलहाल, ना ही माइक्रो सर्विसेज फिलहाल, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर बात करें तो मैं मोबाइल एप्लीकेशन या इनफैक्ट मोबाइल माइक्रो सर्विसेज भी होंगी, ये मैं ऐड कर देता हूँ। ओके जी, ये सारी डिटेल्स जिस मार्केटिंग पर्पसेस के लिए होती हैं वो इसलिए अपने पास कलेक्ट करते हैं। लीजिए, ये मेरा अभी पहला इंपॉर्टेंट डिटेल जिसके ऊपर बात करना है, ये मुझे डेटाबेस प्रोवाइड करेगा मोंगोडीबी। ये मुझे दो यहाँ पे 3 डिटेल्स हैं, एक M10, एक सर्वरलेस और एक M0। M0 इसका फ्री वर्जन है, हम M0 यूज़ करेंगे।
इसके अंदर मुझे 512 MB स्टोरेज मिलेगी और शेयर्ड मेरी मेमोरी और CPU होगा। हम M0 अपना ये सिलेक्ट करेंगे। ये मेरा क्लस्टर की टाइप कह लो, ये मेरी इंस्टेंस की टाइप है, यानी ये मेरा सर्वर होगा जो मुझे 512 MB की डेटाबेसेस बनाने के लिए यूज़ होता है, और इसके ऊपर जो मेरी मेमोरी और CPU है वो शेयर्ड होंगे। ओके, ये मेरी डेटाबेस मुझे कहाँ डिप्लॉय करनी है, ये जो मेरा क्लस्टर है, ये जो मैं क्लस्टर बनाऊंगा, इनफैक्ट ये मुझे डेटाबेस सर्वर देता है। ये जो डेटाबेस सर्वर है ये कहाँ होना चाहिए, AWS के ऊपर, गूगल क्लाउड के ऊपर या एजूर के ऊपर, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ से लेट्स से मैं गूगल क्लाउड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली रिकमेंडेड रीजन दे रहा है जिसके ऊपर ये उसको डिप्लॉय करेगा। आप अपने नज़दीक तरीन का जो भी रीजन होगा वो सिलेक्ट करेंगे तो वो बेहतर है। लेट्स से AWS में जाएं तो यहाँ पे आयरलैंड और ये इस तरह के भी दे रहे हैं, मैं यहाँ से मुंबई भी सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। ओके, इस क्लस्टर का नाम आप क्या रखेंगे, मैं रखता हूँ जी NXB, और मैं इसको कहता हूँ जी क्लास डैश क्लस्टर, मोंगोडीबी क्लस्टर मैं इसको नाम देता हूँ, मोंगोडीबी डैश क्लस्टर। मैंने इसका ये नाम दे दिया। ये इंपॉर्टेंट डिटेल है। यहाँ पे बहुत सिंपल है, आपने M0 सेलेक्ट किया, इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो प्रोवाइडर, और कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मोस्ट सूटेबल ये होनी चाहिए कि जो आपकी लोकेशन के नज़दीक हो। यहाँ पे भी वो बता रहा है। ठीक है जी, चलिए जी क्रिएट करते हैं। ये मेरा पहला क्लस्टर क्रिएट हो रहा है। इंपॉर्टेंट डिटेल्स, यूजर नेम, ठीक है जी, यहाँ पे आपने इसका ख्याल रखना है कि आपने ये अपना यूज़र नेम सेट करना है। लेट्स से मैं इसका यूज़र नेम पीटर, ओके, और यहाँ पे मैं फ़िलहाल बहुत ही सिंपल पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ। आप अपने लिहाज से पासवर्ड यूज़ कर लीजिएगा। मैं अपना एक यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ जो डेटाबेसेस को हैंडल करेगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। ओके जी, इसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट डिटेल है। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, वो कहता है ऐड एंट्रीज टू योर IP एक्सेस। अब यहाँ पे आपने IP एड्रेस देना है, जिस IP एड्रेस के ऊपर, जिस IP एड्रेस से रिक्वेस्ट आया करेंगी, यानी आप अपने सर्वर को एक्सेस किया करोगे, इस डेटाबेस सर्वर को, क्योंकि आप जो अननेसेसरी रिक्वेस्ट हैं उनको ब्लॉक करना चाह रहे हो, हर जगह से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, तो आप स्पेसिफिक IP ऐड किया करते हो। यहाँ पे देखो उसने मेरा IP ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे एक IP ऐड करूँगा, वो है जी 0.0.0। इसका मतलब ये होता है कि मेरी रिक्वेस्ट कहीं से भी फ्रॉम वर्ल्ड वाइड, किसी भी सर्वर से कहीं से भी रिक्वेस्ट आए वो एक्सेप्ट कर ली जाए। फिलहाल मैं इसको ये IP एड्रेस ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको डेवलपमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए यूज़ करना है, तो मैं कभी अपने पर्सनल कंप्यूटर से, कभी कहीं से भी इसको एक्सेस कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने ये 00 ऐड कर दिया। आप लोग भी ये IP एड्रेस ऐड कर दोगे। ठीक होगा। इसके बाद फिनिश एंड क्लोज। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन सेटिंग अप एक्सेस रूल्स। आपने एक्सेस रूल सेट कर लिए। अब आप चले जाइए गो टू ओवरव्यू। ठीक है जी, ये अब आपको आपके डैशबोर्ड पे कह लीजिए ये ले जाएगा, जहाँ पे आपके पास, यहाँ पे देख रहे हो NXB डैश क्लास डैश मोंगोडीबी डैश क्लस्टर, ये मैंने नाम रखा था, ये मेरे इस क्लस्टर का नाम है। अब मुझे यहाँ पे डेटाबेसेस क्रिएट करनी है, मुझे यहाँ पे उनके अंदर रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं, और जो भी बात होगी वो मैं यहाँ पे बात करूँगा। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के ऊपर, या वो जो हमारे पास चीज़ें थी, हम ज़रा उसके ऊपर बात करते हैं। लेट्स से आप एक प्रोडक्ट का डाटा स्टोर करना चाह रहे हो। अभी जैसे मुझे किसी ने ये फेक स्टोर API दिखाई थी, फेक स्टोर API को यूज़ करते हुए ई-कॉमर्स साइट दिखाई थी, उसके ऊपर आप एक प्रोडक्ट का डाटा स्टोर कर रहे थे। उसके अंदर ये देखो, जैसे यहाँ पे हमने कुछ डेटाबेस के ऊपर, जो रिलेशनल डेटाबेस थी, तो हम उसमें टेबल बनाते थे और इस तरह से उनमें डाटा ऐड करते थे। यहाँ पे क्या होगा,
आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर देखा, अगर आपने प्रोडक्ट का डाटा अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करते हो, ऐसा ही है जी भाई, मौजूद हैं साथ में, जी सुन सर। पा रहे हैं। जी सर। अब आपने अगर एक प्रोडक्ट का डाटा स्टोर करना है तो आप क्या कर रहे हो, टेम्परेरी तौर पे मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर, यानी जब तक आपकी ब्राउज़र चल रहा है आप डाटा क्या करते हो, एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर लेते हो ना। तो लेट्स से मैं एक जी एज्यूम कर सर। रहा हूँ, मुझे एक प्रोडक्ट का डाटा स्टोर करना है, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम नॉर्मली क्या रखते हैं, प्रोडक्ट आईडी, और इस तरह से रखते हैं दिस वन, और आप रखते हो प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे इसको ऐसे लिख लीजिए, प्रोडक्ट नेम। लेट्स से मैं अगेन डबल कोट्स के अंदर मैं लिखता हूँ एयरपॉड्स, ओके जी, और क्वांटिटी, ठीक है, और यहाँ पे आपने लेट्स से जी क्वांटिटी लिख दीजिए, मेरे पास स्टॉक के अंदर 850 अवेलेबल है, और प्राइस आपने लिख दीजिए लेट्स से कि जी दिस इज 9500, ओके जी। आपने कहा जी इज़ अवेलेबल, ठीक है जी, और आपने कहा जी ट्रू, उसके बाद लेट्स से जी कैटेगरी, आपने कहा जी ये किस कैटेगरी की है जी, मैं कहता हूँ ये है जी इलेक्ट्रॉनिक्स जी। ये फॉर्मेट आपको कुछ जाना पहचाना लगता है, ये क्या है? ये सर जेसन फॉर्मेट है ये तो। ये सिंपल जावास्क्रिप्ट का फॉर्मेट है, ये आपका एक जी जावास्क्रिप्ट जी। का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर और कोई नई चीज तो नहीं है, ये सिंपल एक आपका जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। क्लियर होगी बात? अब आपको मैं यस सर। मजेदार बात बताऊं, ये जावास्क्रिप्ट अब डेटाबेस के अंदर भी आपका यही फॉर्मेट होगा, ठीक है। जो आपने फ्रंट एंड के ऊपर जो आप यूज कर रहे थे, सेम यही डाटा आपने एज इट इज डेटाबेस में स्टोर कर देना है, इसी तरह से स्टोर कर देना है। यही आपके पास क्या होगा, की वैल्यू पेयर में डाटा सेव होगा, एज एन ऑब्जेक्ट स्टोर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, कितना आसान हो गया कि ऑलरेडी आपको जावास्क्रिप्ट आती है, आपने जावास्क्रिप्ट की अब आपको यहाँ पे क्या पता है, ये आपको बहुत सिंपल ये डिटेल्स का पता है, क्या होता है, की वैल्यू पेयर में है डाटा आपके पास, एज एन ऑब्जेक्ट आप क्या बना रहे हो, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो। भाई एक प्रोडक्ट है ना, लेट्स से ये मेरी एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए आपने क्या क्रिएट किया, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। यहां तक कोई किसी को डाउट है तो पूछ ले भाई, गाइस क्लियर प्लीज सर। यार क्विकली ना नहीं सर, रिस्पॉन्स देते क्लियर। जाइए, परेशान नहीं होना। अगर अगर किसी को कोई स्टिल कहीं पे कंफ्यूजन कोई डाउट है तो मुझसे पूछते जाइएगा जी। सर यहाँ तक तो क्लियर है सर। एक सवाल है सर, ओके जिस जी, तरह पूछिए बाकी पूछिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना, हम्म, पोस्टग्री है या माई एसक्यूएल है या एसक्यूएल सर्वर है, हम पहले उसको डाउनलोड करते हैं, अपने सेटअप बनाते हैं सर्वर में, इसका ऑनलाइन ही होगा या इसका दूसरा वर्जन भी इस है? जिस तरह इसका हम हम अपने करेंगे, कंप्यूटर में उसको सेव हम करके करेंगे। हमें। आपके कंप्यूटर के ऊपर हम डेटाबेस सर्वर डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, वहां पे डेटाबेसेस मैनेज करेंगे, एवरीथिंग विल बी सेम एज अदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। जैसे बाकी के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में होता है, सारे काम वैसे ही होंगे, ठीक है। और परेशानी होना वो ठीक है अभी सर, करेंगे, लेकिन लेकिन सर स्टेप बाय आपने स्टेप वो करेंगे। ऑनलाइन वाले वर्जन दिखाए थे। हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे। अच्छा जी, अब ये देखिए, ये मेरा सिंपल एक डाटा है, यानी कि अगर मुझे एक डॉक्यूमेंट, यानी अब ये यहाँ पे मैं बात करूँ कि हम इसको क्या बोलते हैं, एक डॉक्यूमेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं जी, एक ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। जिसको आप कह लो कि पहले रिकॉर्ड बोलते थे, ठीक है, कि ये आपका एक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का एक रिकॉर्ड है, इसको हम रिकॉर्ड अब नहीं बोलते, ये मेरे पास क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। और ये डॉक्यूमेंट किसके लिए है जी, एक प्रोडक्ट के लिए, एक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरह से होगा, इट्स लाइक जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट होगा, किस तरह से स्टोर करता है, की वैल्यू पेयर में करता है, ओके।
अब यहाँ पे आपके पास कुछ डेटा टाइप्स आ रही हैं, बहुत कॉमनली है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक दिस वन, एक डेटा टाइप है, उसके बाद एक दूसरी डेटा टाइप है, और यहाँ पे एक तीसरी डेटा टाइप आपको मिल गई। और यहाँ पे आप मज़ीद एक मिनट जी बढ़ा सकते हो, एक दो और ये आपका तीन डेटा टाइप्स के ऊपर हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है जी, ये आपकी फर्स्ट डेटा टाइप इंटीजर है, सेकंड डेटा टाइप स्ट्रिंग है, डबल कोट्स के अंदर मेंशन किया, और ये ट्रू एक बूलियन वेरिएबल है। ठीक हो गया। अब एक और चीज जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा वो ये है कि ये डाटा एक्चुअल में जो हमें जेसन का लग रहा है, ये जेसन फॉर्मेट में है। ठीक है, डॉक्यूमेंट इन जेसन फॉर्मेट, इसको मैं जेसन नहीं कहता, इन जेसन लाइक फॉर्मेट बट स्टोर्ड एज बेसन। ठीक है, हम इसको जेसन की तरह ये दिखने वाला ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसे हम बोलते हैं कि ये हमारा बेसन है। बेसन क्या होता है, बाइनरी। ठीक है, ये एक्चुअल में इस डेटा को क्या कहता है, बाइनरी के अंदर इनकोड करके फिर डेटाबेस में स्टोर करता है। इसीलिए हम बात करते हैं कि जब भी मेरे पास मोंगोडीबी में डॉक्यूमेंट स्टोर किए जाएंगे वो किस फॉर्मेट के अंदर किए जाते हैं, बेसन के अंदर किए जाते हैं, यानी बेसन में स्टोर किए जाते हैं। बेसन इज सम काइंड ऑफ मेमोरी। मेमोरी में मतलब कि मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए एक फॉर्मेट यूज होता है, वो बेसन है। और बेसन क्या है, बाइनरी इनकोडेड जेसन बोलते हैं हम इसको। ठीक हो गया, चलिए यहां तक कोई क्लैरिटी मिल गई कि अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो वो क्या होगा, सिंपल जेसन के तरह का फॉर्मेट में होगा। अब क्रिएट करें यस जी। सर। ओके जी, हम वापस अपने डेटाबेस पे आए, अपने डेटाबेस सर्वर के ऊपर। यहाँ पे ऐड डाटा के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ओके, मैं कहता हूँ ऐड डाटा के ऊपर उसने कहा जी क्रिएट डेटाबेस ऑन एटलस। मैं कहता हूँ जी स्टार्ट कीजिए। मैं एक नई डेटाबेस बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे डेटाबेस का नाम लेट्स से मैं कहता हूँ जी ई कॉमर्स NXB अंडरस्कोर ई कॉमर्स मेरी डेटाबेस का नाम है। ई कॉमर्स क्या है, मेरी डेटाबेस का नाम। ओके, अब यहाँ पे एक नई चीज है कलेक्शन नेम। कलेक्शन से क्या मुराद है, यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स लिख देता हूँ जी। कलेक्शन से क्या मुराद है, दो बहुत चीजें यहाँ पे हमारे साथ चलेंगी, कलेक्शन और डॉक्यूमेंट। उधर यहाँ पे ये जो कलेक्शन है, कलेक्शन डॉक्यूमेंट को तो समझ लीजिए ना, डॉक्यूमेंट तो आपको समझ आ गया, रिकॉर्ड या डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी यूजर। ठीक है, जो कुछ भी होगा ये आपके पास क्या कहलाता है, एक डॉक्यूमेंट कहलाता है। यहाँ पे डेटाबेस में हम क्या बोलते हैं कि हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है। ठीक है, हाँ जी, भाई Yes, सो sir. तो नहीं गए। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने कहा जी कि मेरे पास क्या कर रहे हैं हम, एक हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स का जो कलेक्शन बनता है वो उसको इन डॉक्यूमेंट्स को कह लो कि जी जो कंबाइन करोगे तो एक कलेक्शन बनेगी। एक क्या बनेगी, कलेक्शन बनेगी। लेट्स से मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ जी, मैं लिखता हूँ जी प्रोडक्ट्स। मैंने क्या लिखा जी, प्रोडक्ट्स। मैं इसको ऐसे स्मॉल में लिख लेता हूँ, कन्वीनियंट है। ठीक है जी, यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रही तो ये खैर अभी देख लेते हैं। कुछ समझ आ रही है, उसने कहा अगर आपको जेसन की समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कहा ये मेरी डेटाबेस का नाम है NXB_e-commerce डेटाबेस का नाम है, और ये मेरी प्रोडक्ट्स एक कलेक्शन है जिसमें कहता हूँ क्रिएट करो। ओके, इसको क्रिएट करने दो। लीजिए यहाँ पे गौर से देख सकते हो कि NXB_e_commerce के नाम का एक डेटाबेस बन गया। इसके नीचे प्रोडक्ट्स के नाम की एक कलेक्शन बन गई।
इस कलेक्शन के अंदर वो यहाँ पे कह रहा है इंसर्ट डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करो। लीजिए अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने लगा हूँ, गौर से देखना। यहाँ पे दो तरह के फॉर्मेट हैं, एक ये जो आपको ऑब्जेक्ट की तरह का नज़र आएगा और एक ये टेबुलर फॉर्मेट कह लो या लिस्ट व्यू कह लो, ये है। इसके अंदर फिलहाल के लिए पहले फील्ड को आप इग्नोर कर दो। मैं आता हूँ यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो, ये कहता है ऐड फील्ड। मैं कहता हूँ ऐड फील्ड पे क्लिक किया, उसने मुझे ये पॉपअप दिया। मैंने कहा जी इसके बाद ऐड करो। यहाँ पे मैं कॉलम का नाम लिखूँगा, कॉलम मीन्स फीचर, प्रोडक्ट नेम, और आगे डबल कोट्स के अंदर मैं वैल्यू दे दूंगा, लेट्स से एयरपॉड्स। ठीक है, आगे इसकी यहाँ पे डाटा टाइप देख रहे हो, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप्स हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो अमेजिंगली यू कैन स्टोर अरे, बाइनरी, बूलियन, कोड, डेट, डेसिमल एंड मैनी मोर डेटा टाइप्स। ठीक है, आप डाटा किसी भी फॉर्मेट के अंदर स्टोर कर सकते हो। तो हमने चूंकि टेक्सचुअल डाटा है तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। ओके, एक और फील्ड ऐड करें। लीजिए मैं कहता हूँ यहाँ पे क्या ऐड करना है, प्राइस ऐड करनी है। अब प्राइस के लिए मैंने लिख दिया जी, लेट्स से जी इसकी प्राइस है जी 9500, और अब मैं इसके लिए क्या यूज़ कर लेता हूँ, डेसिमल यूज़ कर लेता हूँ। ओके, अगेन एक फील्ड ऐड करता हूँ, इज़ अवेलेबल। ओके, इज़ अवेलेबल के अंदर मैं लिखता हूँ जी ट्रू, ये मेरे पास अवेलेबल है, और इसकी डेटा टाइप मैं ले लेता हूँ बूलियन। क्लियर हो गई, ये सारी डिटेल्स मैंने ऐड कर ली। अब पहली फील्ड के ऊपर आते हैं, ये क्या है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हर डॉक्यूमेंट के अंदर एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा जो वो खुद से ऐड करेगा। इसका नाम हमेशा अंडरस्कोर आईडी रहेगा, इसकी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट आईडी रहेगी, ये खुद से एक यूनिक आईडी क्रिएट कर देगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नहीं सर, यहाँ तक नो क्लियर। सर। ओके ठीक है। ओके जी, तो लेट्स क्रिएट आवर फर्स्ट डॉक्यूमेंट। इंसर्ट कीजिए, लीजिए इंसर्ट होने के बाद मेरे पास एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मुझे दिखा रहा है क्यूरी रिजल्ट्स 1 of 1, एक ही मेरे पास एडिड है। वो कहता है यहाँ पे आपके पास एक डॉक्यूमेंट मौजूद है, ये आपके पास, अगर आपने इसको एडिट करना है यहाँ से एडिट कर लो, आपने इसकी कॉपी करनी है कॉपी कर लें, ये यहाँ पे क्लोन बना सकते हो, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको रिमूव कर सकते हो यानी डिलीट कर सकते हो। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी एक कॉपी बनाते हैं। कॉपी तो खैर ये मेमोरी में होती है, इसकी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे इसकी एक क्लोन बनाइए, ये एक क्लोन बन गई। अब क्लोन बनने के बाद मैं लेट्स से इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। कैसे, प्रोडक्ट नेम है तो प्रोडक्ट नेम की बजाय मैं कह देता हूँ जी डेल XPS। ठीक है, और प्राइस है जी, प्राइस में कह देता हूँ लेट्स से जी ये इतनी बढ़ गई। ओके ठीक है जी, 7,50,000। ओके ठीक हो गया, 7 का तो नहीं होता यार, 4 का होता है। ओके, मैं कहता हूँ इज़ अवेलेबल, ये अवेलेबल नहीं है। एक और यहाँ पे मैं फील्ड ऐड कर देता हूँ कैटेगरी, और कैटेगरी के अंदर मैं लिखता हूँ लेट्स से जी कंप्यूटर्स। ठीक हो गया, और मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे इंसर्ट किया, यहाँ पे देखें आपके पास दो डॉक्यूमेंट्स ऐड हो गए, एक ये डॉक्यूमेंट है और एक ये डॉक्यूमेंट है। ऊपर वाले डॉक्यूमेंट के अंदर एक फील्ड कैटेगरी का नहीं है, जबकि नीचे वाले डॉक्यूमेंट के अंदर आपका एक फील्ड मौजूद है। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, कोई चीज़? जी क्लियर है सर यहाँ तक। ओके, अब अगर नहीं जी, वो तो आप नया इंसर्ट कर लो, वो तो मैंने अपनी जान छुड़वाने के लिए कि जी मैं बार बार ये टाइप करता रहूँ, मैंने उसको क्लोन कर लिया। क्लोन का मतलब ये था उसकी एक कॉपी बना देना। आप एक यहाँ पे इंसर्ट डॉक्यूमेंट में जाओ और यहाँ पे आप अपना एक नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जाके आप क्या कर लें, एक नया डॉक्यूमेंट ऐड कर लें। उसके जो कॉलम के नेम, कॉलम नेम्स, यहाँ हम कॉलम नेम्स ही बोलते हैं, हम उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। एट्रीब्यूट नेम्स और आगे वैल्यूज बताएं, और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हो। लेट्स से आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, अननेसेसरी, मैं इसकी एक और क्लोन बनाता हूँ और मैंने एज इट इज़ इंसर्ट कर ली।
ठीक है जी। अब मेरे पास तीन डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, एक एयरपॉड्स है, एक डेल एक्सपीएस है, एक और डेल एक्सपीएस है। अब ये अननेसेसरी, अच्छा यहाँ पे देखो मैंने उसकी क्लोन बनाई थी, ठीक है, दोनों की यूनिक आईडीज है, अंडरस्कोर आईडी दोनों का क्या है, डिफरेंट है। ठीक हो गया। आपको ये अननेसेसरी है, यहाँ से रिमूव कीजिए। जैसे रिमूव करने के बाद क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक आपके पास लिस्ट है, इसको डिलीट कीजिए और ये डिलीट हो गया। अब आपके पास यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट्स हैं, किसके अंदर, NXB अंडरस्कोर ई कॉमर्स डेटाबेस के अंदर एक कलेक्शन है प्रोडक्ट्स, इसके अंदर ये डाटा है। लेकिन ये इसको यूज़ करना और इसको यहाँ पे मैं एक एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना और ये चीज़ें हैंडल करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये आपकी एक ऑनलाइन डेटाबेस की रेपोजिटरी है, ठीक है। आपने ऑनलाइन क्या करना है, सबसे पहले तो यही ऑप्शंस आपने बनाने हैं कि आपने अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद क्लस्टर क्रिएट करना है, फिर डेटाबेस क्रिएट करनी है, उसके बाद आप यहाँ पे अपनी डिफरेंट कलेक्शंस क्रिएट करोगे। डिफरेंट कलेक्शंस कैसे क्रिएट करोगे, लेट्स से ये प्रोडक्ट्स है, एक मेरी कलेक्शन हो गई। अब यहाँ पे मुझे एक और नई कलेक्शन क्रिएट करनी है, ठीक है। कलेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे इस पे क्लिक करें और ये क्या है जी, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे वो कहेगा ये डेटाबेस का नाम यही है, नई कलेक्शन का नाम बताओ। लेट्स से मैं कहता हूँ कैटेगरीज, ओके, कैटेगरीज के नाम की एक नई कलेक्शन इसके अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब इस कैटेगरी के अंदर क्या होगा, मैं कहता हूँ जी लेट्स से जी नॉर्मली हम क्या करते हैं, फीचर लेते हैं, कैटेगरी का टाइटल क्या है, ओके, एक टेम्परेरी तौर में एक मैं टाइटल ऐड कर रहा हूँ, आप चूँकि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, इसके साथ मैं एक इमेज URL, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी इमेज का URL हो सकता है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ से मैं कोई भी एक इमेज का URL उठा के वहाँ पे ऐड कर देता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। ओके जी, इंसर्ट कर दीजिए, लीजिए ये मेरे पास एक नई कलेक्शन बन गई, इस कलेक्शन के अंदर एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है जी? जी नो सर, क्लियर है। नहीं सर यार। ओके जी। अब अगली बात सुनिए, आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आना है इंटरनेट के ऊपर और वहाँ पे लिखना है MongoDB और MongoDB कंपस डाउनलोड, MongoDB कंपस डाउनलोड। अब ये MongoDB कंपस क्या है, MongoDB कंपस जो है एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का टूल है जिसके साथ आप अपनी डेटाबेसेस कनेक्ट कर सकते हो, जिसके साथ आप देखो, इसके साथ आप डिफरेंट डेटाबेसेस कनेक्ट कर सकते हो, उन डेटाबेसेस को हैंडल कर सकते हो। उसके लिए आप क्या करते हो, मोंगो डेटाबेस, ये MongoDB कंपस आप डाउनलोड करोगे, एक बात। दूसरी चीज़, ये मेरी डेटाबेस की, ये मेरे डेटाबेस सर्वर की ऑनलाइन इंस्टेंस है। अगर मैं अपने सिस्टम के ऊपर चाहूँ, मैं अपने कंप्यूटर के ऊपर मोंगो डेटाबेस का सर्वर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहूँ, तो आप क्या करेंगे, MongoDB सर्वर, और यहाँ पे आप लिखेंगे, आप डाउनलोड लिख लें, ठीक है। इस सर्वर का नाम होता है MongoDB कम्युनिटी सर्वर, और इसके ऊपर आप टैप करोगे डाउनलोड के ऊपर, यहाँ पे चले जाएंगे, अभी कर लेते हैं MongoDB कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड। यहाँ से आपने क्या करना है जी, अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। कैसे जी, बहुत सिंपल है, आपके सामने ही है। आपने विंडोज़ प्लेटफॉर्म है और आप MSI या जिप, आप MSI ही सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। बस ये डाउनलोड कर रहा है, मैंने लीजिए अपने डाउनलोड्स के ऊपर लगा दिया। ओके, ये चंद मिनट लेगा डाउनलोड होते हुए। सिमिलरली यहाँ पे आप अपना कंपस भी डाउनलोड कर सकते हो। ये जो अभी मैंने MongoDB डाउनलोड GUI कंपस, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। लीजिए ये भी मैंने डाउनलोडिंग के ऊपर लगा दिया, ठीक है जी।
वेब सर्वर क्या होगा बेटा? वेब सर्वर एक्चुअल में जितनी मेरी, ये देखिए अब आपको एक चीज़ की तो क्लैरिटी मिल गई कि डाटा जो आपका कहाँ स्टोर होगा, वो डेटाबेस के अंदर होगा। चाहे वो आपकी प्रोडक्ट्स है, कैटेगरीज है, आपकी यूज़र्स का डाटा है, यानी कि यूज़र्स के रिव्यूज़ है, यूज़र के रजिस्ट्रेशन है, कोई भी डिटेल्स हैं जो एक्चुअल में डाटा होगा, वो हमेशा आपके डेटाबेस पे स्टोर होगा। और डेटाबेस को मैनेज करने के लिए आपको डेटाबेस सर्वर रिक्वायर्ड होगा। लेकिन अब ये डेटाबेस से डाटा फेच करके क्लाइंट को कौन थ्रो करेगा? वेब सर्वर। क्लाइंट क्या डिमांड कर रहा है, क्लाइंट को क्या चाहिए, वो क्या रिक्वेस्ट करेगा, किससे रिक्वेस्ट करेगा? वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा। वेब सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटरटेनिंग ऑल काइंड ऑफ रिक्वेस्ट। वो रिक्वेस्ट देखिए, आपको आप जब यूजर आप क्या करते हैं, जब फेसबुक के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करने के रिक्वेस्ट सेंड करते हो, तो इनफैक्ट वो जो रिक्वेस्ट सेंड होती है वो आपके इस वेब सर्वर को होती है। लेकिन वो जो डाटा है, जो आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये डिटेल्स लिखी हैं, वो एक्चुअल में किसी डेटाबेस के ऊपर के अंदर स्टोर होती है, और वो डेटाबेस सर्वर के ऊपर हैंडल की जाती है। ठीक है। अब जिस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अभी आप लोगों ने फेक स्टोर एपीआई यूज़ की हुई है। वो जो फेक स्टोर एपीआई है वो इनफैक्ट सर्वर की, इस वेब सर्वर के ऊपर लिखी हुई है, लेकिन वो जो डाटा पड़ा है, जो डाटा आप देखते हो, जो आपको रिस्पॉन्स के अंदर मिल रहा होता है, वो डाटा एक्चुअल में इस डेटाबेस सर्वर से आ रहा होता है। ठीक है जी सारे। कुड नॉट गेट इट। बेटा आपको क्या करना, क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई वो आप पूछ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। अगेन मैं एक दफ़ा ट्राई कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जब भी आप अपने मोबाइल ऐप से आपके मोबाइल ऐप के ऊपर कोई ऐप चल रही है, आप उस ऐप के ऊपर आपने लेट से जी फेसबुक है, आप वहाँ से डाटा क्रिएट कर रहे हो। अब वो जो आपकी मोबाइल ऐप है वो आपकी क्लाइंट साइड है, वो आपकी कोई वो जो ऐप है वो आपकी क्लाइंट साइड है। अगर आप ब्राउज़र के ऊपर वो यूज़ कर रहे हो तब भी क्लाइंट साइड है, मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हो तब भी क्लाइंट साइड है। अब जब आपने वो पोस्ट, आपने कहा जी आपने अपना डाटा टाइप कर लिया, आपने कोई भी स्टेटस ऐड कर रहे हो, कोई पिक्चर अपलोड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब वो आप सबमिट करते हो, वो कहाँ सबमिट होती है रिक्वेस्ट? वो आपके वेब सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट सर्वर होती है। कोई ना कोई सर्वर लिसन कर रहा होता है, वो कोई ना कोई सर्वर चल रहा होता है जो उस रिक्वेस्ट को इंटरटेन करेगा। सर्वर है, ये जो सर्वर है इनफैक्ट ये एक कंप्यूटर ही होता है। हम आगे चल के सर्वर बनाना देखेंगे तो आपको उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। अब इस सर्वर ने देखना है कि क्या इसके अंदर डाटा कहीं सेव कर, कहीं डेटाबेस के अंदर डाटा सेव करने की बात तो नहीं हो रही। अगर इस तरह की कोई बात है तो वो वहाँ से खुद ही रिक्वेस्ट डेटाबेस को भेजेगा, और वो डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसका रिस्पांस सर्वर को थ्रो कर देता है। यहाँ से जो सर्वर का रिस्पांस होगा वो क्लाइंट को थ्रो कर देता है। अभी आप इस चीज़ को यूँ अंडरस्टैंड कीजिए, अभी जिन लोगों ने एप्लीकेशन रिएक्ट के अंदर ई कॉमर्स की या आपकी KFC की क्लोन बनाया हुआ है, तो वो क्या करते हैं, क्लाइंट से एपीआई कॉल करते हैं। वो एपीआई दरअसल एक वेब सर्वर के ऊपर चल रही है। ठीक है, तो आपने वो एपीआई कॉल की, अब अगर उसका एपीआई एंड जो है आपने मिसस्पेल्ड यूज किया, गलत यूज किया, तो अब वो सर्वर चेक करता है कि भाई ये मेरे पास एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये एपीआई एंड ठीक है या नहीं, ये मेरा वेब सर्वर चेक करेगा। अगर वो एपीआई एंड एग्जिस्ट करता है तो उसके अगेंस्ट क्या डाटा रिटर्न करना है ये मेरा वेब सर्वर डिसाइड करेगा। और वो डाटा कहाँ से उठाना है? डेटाबेस सर्वर से। डेटाबेस सर्वर से डाटा उठाएगा और आपको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके सेंड कर देगा। ये आपका वेब सर्वर करता है। ठीक है, जी बेटा मैं आपको यहाँ पे आपकी हर एप्लीकेशन क्लाइंट और सर्वर मॉडल के ऊपर चल रही होती है। जैसे फेसबुक की एप्लीकेशन है, जो भी आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है वो क्लाइंट है। अब जो भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हो, जैसे आपने पोस्ट क्रिएट किया, आपने मैसेज किसी को सेंड किया,
कुछ भी किया, वो सारी की सारी रिक्वेस्ट आपका वेब सर्वर एंटरटेन कर रहा होता है। और वो जो आपका एक्चुअल डाटा है, जैसे आपके मैसेजेस हैं, जैसे आपका टेक्स्ट है, वो कुछ भी है, वो आपके डाटाबेस सर्वर के ऊपर अपलोड हो रहा होता है। ठीक है जी, कोई और कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। इनफैक्ट फूड पैंडा से आप अपने ऑर्डर कर रहे होते हैं। अब वो फूड पैंडा जो ऐप है वो क्या है, क्लाइंट साइड है। ठीक है, अब उसके अंदर वो जो ऐप जो जब आपको उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट आती है, वो जो आपके मेन्यू है, वो लिस्ट कौन दिखाता है, वो डाटा सारा कौन जनरेट करवाता है, वेब सर्वर जनरेट करवाता है। कहाँ से डाटा आता है, वो आपके डेटाबेस सर्वर से आता है। ये कंपास आपका ओपन हो रहा है, ये देखिए MongoDB कंपास इज बीइंग इंस्टॉल्ड। ठीक है, ये इंस्टॉल हो रहा है, ये एक आध मिनट लेता है MongoDB कंपास इंस्टॉल होने के बाद। सर ये कंपास जो है जिस तरह हम पोस्टमैन वगैरह करते हैं उस तरह जी इंटीग्रेट somehow होगा। ये पोस्टमैन की तरह नहीं, लेकिन है उसी तरह का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी आपका एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से आप दरअसल ये जो डेटाबेसेस हैं इनको हैंडल करते हो। ठीक है, तो है ये डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ओके। अच्छा जी, MongoDB कंपास, ओके, अगर मैं इसको अगेन ओपन करता हूँ तो ओके इट विल लॉन्च वंस इट इज डन। ओके, इंतज़ार कर लेते हैं। लीजिए, जैसे ही इंस्टॉल होगा आपके पास इसी तरह से ये MongoDB कंपास ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर आप देख रहे हो टाइटल भी लिखा हुआ है MongoDB कंपास। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कंपास है इसके ऊपर आपने क्या करना है, ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। अब देखिए, आप आ जाएं वापस अपने ये क्लस्टर के ऊपर, जो अटलस है, जो ऑनलाइन है, उसको हम MongoDB अटलस बोलते हैं। ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का टूल है इसको कंपास बोलते हैं। तो मैं अपने अटलस के ऊपर आऊँगा, यहाँ पे ज़रा इस डेटाबेस के ऊपर क्लिक करें, लेफ्ट साइड के ऊपर डिप्लॉयमेंट के अंदर डेटाबेस का ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करें। लीजिए, यहाँ पे ये जो मेरा क्लस्टर है इसके सामने एक कनेक्ट का बटन दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है, आप जैसे कनेक्ट करेंगे एक मोडाल ओपन होगा। इस मोडाल के अंदर देखिए उसने यहाँ पे कंपास दिया हुआ है। हम कंपास टूल की मदद से डेटाबेस को एक्सेस करना चाह रहे हैं। वो कहता है जी अगर आपके आई डोंट हैव MongoDB कंपास, आई हैव, चूँकि मेरे पास है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ये डिफरेंट वर्जन्स हैं, हम लेटेस्ट वर्जन 1.12 और 12 सेलेक्ट करेंगे। मेरे कंपास का वर्जन यही होगा। यहाँ से अब आपने देख लेना है, ये आपका कनेक्शन स्ट्रिंग है। ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपने कॉपी कर ली। कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी करने के बाद यहाँ पे ये जब भी आप ओपन करोगे तो ये आपके पास यहाँ पे कोई एम्प्टी आ रहा होगा या इस तरह का कुछ आ रहा होगा। इसको मैंने रिमूव किया, यहाँ पे मैंने वो अपनी ये अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग पेस्ट कर दी। यहाँ पे आपने फोकस करना है, ये पासवर्ड लिखा हुआ है, ये दोनों चीज़ें, ये पासवर्ड और इसकी एंगल ब्रैकेट रिमूव कर दी। यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड, वो जो प्लेन पासवर्ड मैंने रखा था, वो पासवर्ड मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और मैंने कहा कनेक्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही कनेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद लेफ्ट साइड पे देखिए, अमेजिंगली आप 3 डेटाबेसेस देख सकते हो, एक एडमिन की, एक लोकल की और एक NXB ई कॉमर्स की डेटाबेस। इसको एक्सप्लोर करो। इसके अंदर 2 कलेक्शंस पड़ी हैं, एक कैटेगरीज की और एक प्रोडक्ट्स की। कैटेगरीज पे क्लिक करो, इसके अंदर ये आपकी वो डॉक्यूमेंट मौजूद है। प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे प्रोडक्ट्स के ऊपर ये आपके पास डाटा मौजूद है। ये टूल आपका अब डेस्कटॉप टूल है। ठीक है, अब अगर लेट से मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ तो ये जो चेंजेस हैं ये इनफैक्ट मेरे उस अटलस, मेरी लाइव डेटाबेस के ऊपर चेंजेस होंगे। ठीक है, लीजिए मैं अगेन डेटाबेस के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे अब मैं क्लिक करता हूँ ब्राउज कलेक्शंस के ऊपर।
ठीक है। जैसे ही मैं ब्राउज कलेक्शंस के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए अब ये मेरे पास कैटेगरीज है, कैटेगरीज के अंदर एक डाटा। प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करो, कितने डाटा है जी, एक ही डॉक्यूमेंट है मेरे पास, ठीक है। अब मैं अगर यहां से रिमूव करता हूं, लीजिए ये मैंने डिलीट किया, और यहाँ पे आप ज़रा गौर से देखो, अभी ये जो मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे मैं मेरे पास रिफ्रेश का ये लेफ्ट मोस्ट आइकन्स के ऊपर क्या रिफ्रेश कीजिए, कैटेगरीज पे क्लिक किया और अगेन प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करो। अब जैसे प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे मेरे पास कोई डाटा इस वक्त अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट्स की कलेक्शन के अंदर से तमाम डाटा मैंने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया। क्लियर हो गई ये बात जी? क्लियर है सर। ओके जी। एक आखिरी छोटी सी बात वो ये कि हमने अपने पास से एक और टूल मैंने कहा था कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करेंगे, वो कम्युनिटी वर्जन भी मेरा डाउनलोड हो चुका है। अब ज़रा इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इससे क्या होता है, कम्युनिटी वर्जन से दरअसल मैं अपने सिस्टम के ऊपर ही डेटाबेसेस क्रिएट कर सकता हूँ। लीजिए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, आई एक्सेप्ट। ओके जी, मुझे कंप्लीट इंस्टॉल करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने देख लेना है कि हमने इसे क्या करना है, रन एज नेटवर्क सर्विस यूज़र, यही करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे वो कह रहा है क्या आप मोंगोडीबी कंपास इंस्टॉल करना चाहते हैं। हम नहीं करना चाहते क्योंकि हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। लीजिए अनचेक करके मैंने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दिया, ये अभी इंस्टॉल, ये फाइल्स कॉपीज कर रहा है। और वो जो आपके पास न्यू कनेक्शन के अंदर लोकल होस्ट लिखा होता है, वो लोकल होस्ट का मतलब क्या होता है, आपका ये वाला लोकल जो आपके अपने कंप्यूटर के ऊपर है। अच्छा जी चलें, जब तक ये होता है तब तक आपको छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ मोंगोडीबी के ऊपर। मोंगोडीबी और मोंगोडीबी के ऊपर आपने क्या देखना है, मोंगोडीबी की ऑफिशियल साइट पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपने क्या देखना है, लेट्स से जी डेटाबेस, ये तो अटलस है। यहाँ पे इसकी ना डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों ने पढ़नी है यार, डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ना आपको वहाँ से समझ आएंगी। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ इधर ही डॉक्यूमेंट। ओके जी, ये मेरा इंस्टॉल हो गया, मोंगोडीबी कंपास इंस्टॉल हो गया, कंपास नहीं कम्युनिटी वर्जन इंस्टॉल हो गया। इसे फिनिश करते हैं। फिनिश होने के बाद अगेन अब मुझे क्या ओपन करना है, अपना कंपास ओपन करना है। ठीक है जी, मैं लिखूँगा मोंगोडीबी कंपास, मोंगोडीबी। लीजिए मैंने मोंगोडीबी कंपास क्लिक किया, ये मेरे पास कंपास हो गया। अब आपके पास यही चीज़, अब मेरे पास चूँकि ऑलरेडी इंस्टॉल था इस वजह से भी आ रहा था, ये मोंगोडीबी लोकल है। ठीक है, इसको जस्ट आप इसके ऊपर कनेक्ट करोगे तो ये मेरे पास लोकल डेटाबेस है। अब देखो ये NXB CRUD ऐप लोकल DB आ रही है, ये मेरे इस लोकल होस्ट के ऊपर है, ये सिर्फ मेरे कंप्यूटर पे ही रहेगी, इसको मैं कहीं और से एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, लेट्स से जी मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। वो कहता है डिलीट करने के लिए आपने ये टाइप करना है, उसके बाद ये डिलीट होगा। तो डेटाबेस भी डिलीट करने के लिए मैंने ये टाइप किया और मैंने कहा जी डिलीट कर दो, तो उसने मेरी डेटाबेस ड्रॉप कर दी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नई डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। लेट्स से डेटाबेस का नाम मैंने लिखा, पहले मैंने ई कॉमर्स बनाई थी, अब मैं कहता हूँ फूड ऐप। ठीक है जी, इस फूड ऐप के अंदर आपको कलेक्शन का नाम बताना है। मैं लिखता हूँ जी रिव्यूज़। रिव्यूज़ के नाम का मैंने क्या करती, एक कलेक्शन बना दी। अब इस कलेक्शन के अंदर डाटा कैसे ऐड करना है, अगेन यहाँ पे अब आप देख सकते हो कंपास के बेनिफिट दो तरह से, आप जेसन में डाटा भी ऐड कर सकते हो और डॉक्यूमेंट भी इंसर्ट करते हो। फिलहाल हमने डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना सीखा है। अगेन सेम फॉर्मेट के अंदर वैसे ही एक न्यू फील्ड ऐड करें। मैं कहता हूँ जी टाइटल, और टाइटल के अंदर लेट्स से मैंने ऐड कर दिया जिंगर
और मैंने इंसर्ट करवा दिया। लीजिए ये मेरा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। लेकिन याद रहे ये डेटाबेस मेरे लोकल है, ये मेरे सिर्फ मेरे सिस्टम पे एक्सेसिबल होगी, जबकि एटलस की डेटाबेस कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। किसी भी सिस्टम के ऊपर आप कंपास टूल इंस्टॉल करके उसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक हो गया जी? हाँ जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट?